मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जिसका नाम आजकल हर किसी की ज़बान पर है, यूक्रेन। ये देश सिर्फ अपनी खूबसूरत धरती, संस्कृति और लोगों के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि अपनी हिम्मत और जुनून के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन आज यूक्रेन अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, और ये लड़ाई सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लड़ाई है एक ऐसे सपने को जिंदा रखने की जो देश के हर नागरिक के दिल में बसा हुआ है। दोस्तों, आपको याद होगा 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर अपना आक्रमण शुरू किया था। इस जंग ने न सिर्फ यूक्रेन के लोगों का घर-बार छीन लिया, बल्कि उनके सपने, उनके अपने और उनकी जिंदगी तक को छीनने की कोशिश की। ये जंग सिर्फ घरों और गोलियों की नहीं है, ये एक जद्दोजहद है अपनी पहचान को बचाने की, अपनी मिट्टी से जुड़े रहने की और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर कल बनाने की। यूक्रेन के लोग अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, अपनी भाषा के लिए लड़ रहे हैं और अपने संस्कारों के लिए लड़ रहे हैं। और इस सब के बीच यूक्रेनियन भाषा और साहित्य उनका एक मजबूत हथियार बना हुआ है। यही वो जुनून है जो यूक्रेनियन भाषा को और भी मजबूत बनाता है। ये भाषा न सिर्फ एक माध्यम है, बल्कि ये उनके अस्तित्व का प्रतीक है। इस भाषा के इतिहास के पन्नों में ऐसे कई किस्से हैं जो दिखाते हैं कि किस तरह ये भाषा हर कठिन समय में अपना रंग बदलकर अपने लोगों का साथ निभा रही है। चाहे वो केवन रूस का जमाना हो या फिर सोवियत यूनियन का दबाव, यूक्रेनियन भाषा हर मोड़ पर अपने लोगों का साथ देने के लिए तैयार रही। तो जब आप इस भाषा के सफर के बारे में सुनेंगे तो सिर्फ एक भाषा का इतिहास नहीं, बल्कि एक देश के सपनों और उसके संघर्ष की कहानी सुनेंगे। हर शब्द, हर कविता और हर कहानी में आपको यूक्रेन के लोगों का दर्द, उनका जुनून नजर आएगा। हम बात करने वाले हैं एक ऐसी भाषा की जो सिर्फ यूक्रेन के कोने कोने में ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों में अपनी पहचान बना चुकी है, यूक्रेनियन भाषा। लेकिन इस भाषा की कहानी एक आम कहानी नहीं है, बल्कि ये है एक ऐसा सफर जो 10th सेंचुरी से शुरू होता है और आज तक अपना डोमिनेंस बरकरार रखे हुए है। तो चलिए इस फैसिनेटिंग सफर पर चलते हैं और यूक्रेनियन भाषा के इतिहास की उन कहानियों को जानने की कोशिश करते हैं जो आपको जानने में मजा भी आएगा और आपको हैरान भी कर देंगी। दोस्तों, यूक्रेनियन लैंग्वेज की ओरिजिन्स कीवन रूस के गोल्डन एज से जुड़ती है। इस पीरियड में स्लेविक लैंग्वेजेस की डेवलपमेंट एक सिग्निफिकेंट स्टेज पर थी, जो आज की यूक्रेनियन और रशियन लैंग्वेजेस के बीच के कॉमन रूट्स को हाईलाइट करती है। कीवन रूस का सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यूक्रेनियन लैंग्वेज के इवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 13th सेंचुरी में मंगोल एम्पायर के इन्वेजन के बाद कीवन रूस का फॉल डाउन हो गया। इसके बाद यूक्रेनियन टेरिटरीज अलग अलग पॉलिटिकल एंटिटीज के कंट्रोल में आ गई, जैसे पोलिश लिथुएनियन कॉमनवेल्थ और रशियन एम्पायर। ये इन्वेजन्स और पॉलिटिकल चेंजेस ने यूक्रेनियन लैंग्वेज और कल्चर को प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस किया, जिसे आज भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और लिंग्विस्टिक स्टडीज में देखा जा सकता है। 16th और 17th सेंचुरी में पोलिश और रशियन एम्पायर्स ने यूक्रेनियन लैंग्वेज को अपने इन्फ्लुएंस के तहत ले लिया। वेस्टर्न यूक्रेन में पोलिश लैंग्वेज और कल्चर का इम्पैक्ट ज्यादा था, जबकि ईस्टर्न यूक्रेन में रशियन लैंग्वेज और रशियन कल्चर का डोमिनेंस हो गया। ये मल्टीलिंगुअल एनवायरनमेंट यूक्रेनियन आइडेंटिटी और लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स को शेप कर रहा था। दोस्तों, 19th सेंचुरी के दौरान यूक्रेनियन लैंग्वेज और कल्चर के रिवाइवल मूवमेंट का उदय हुआ। इस मूवमेंट ने यूक्रेनियन आइडेंटिटी को एक नया डायमेंशन दिया। पोएट तारास शेवचेंको ने रिवाइवल मूवमेंट में एक क्रिटिकल रोल प्ले किया। उनकी राइटिंग्स और पोएट्री ने यूक्रेनियन कल्चर को एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी और रिकॉग्निशन दी। शेवचेंको और अन्य प्रोमिनेंट राइटर्स और इंटेलेक्चुअल्स ने यूक्रेनियन लैंग्वेज को एक वाइब्रेंट और डायनेमिक लिटरेरी ट्रेडिशंस के रूप में एस्टैब्लिश किया। इन लोगों ने यूक्रेनियन कल्चर और हिस्ट्री को मॉडर्न आइडेंटिटी के साथ जोड़ा, जो आज भी यूक्रेनियन लिटरेचर और कल्चरल स्टडीज में एक इंटीग्रल पार्ट है। सोवियत यूनियन के दौरान यूक्रेनियन लैंग्वेज को सप्रेस किया गया। स्टालिन के रिजाइम ने यूक्रेनियन इंटेलेक्चुअल्स और राइटर को टारगेट किया, जो लैंग्वेज का यूज और प्रिजर्वेशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहा था। इस पीरियड में रशियन लैंग्वेज का डोमिनेंस बढ़ गया, जो सोवियत पॉलिसीज और प्रोपेगेंडा का एक पार्ट था। यूक्रेन की 1991 में इंडिपेंडेंस के बाद यूक्रेनियन लैंग्वेज को ऑफिशियली स्टेटस दे दिया गया था। इसके बाद से यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने लैंग्वेज को एजुकेशन, मीडिया और ऑफिशियल डोमेन्स में प्रमोट करने के लिए वेरियस रिफॉर्म्स और इनिशिएटिव्स लॉन्च किए।
ये एफर्ट्स यूक्रेनियन आइडेंटिटी को रेनफोर्स करने और कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए किए गए थे। 2021 के सेंसस के अकॉर्डिंग यूक्रेन की पॉपुलेशन में लगभग 67% लोग यूक्रेनियन लैंग्वेज बोलते हैं, जबकि 30% लोग रशियन लैंग्वेज भी यूज करते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स अर्बन और रूरल एरियाज के लिंग्विस्टिक डायनामिक्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। यूक्रेनियन गवर्नमेंट स्कूल में यूक्रेनियन लैंग्वेज का यूज बढ़ रहा है, लेकिन रशियन लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस प्राइवेट और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अभी भी स्ट्रॉन्ग है। मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो यूक्रेनियन और रशियन लैंग्वेजेस का मिक्स्ड यूसेज देखा जा सकता है। दोस्तों, यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने लैंग्वेज प्रमोशन के लिए कई स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। इन इनिशिएटिव्स में कल्चरल प्रोग्राम्स, एजुकेशन रिफॉर्म्स और मीडिया कैंपेन शामिल हैं, जो यूक्रेनियन लैंग्वेज को स्ट्रेंथन करने और ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर शोकेस करने में मदद करते हैं। यूक्रेनियन लैंग्वेज के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ब्राइट हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। अर्बन एरियाज में जहां रशियन लैंग्वेज का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, वहां लैंग्वेज शिफ्ट और कल्चरल इंटीग्रेशन के इश्यूज होते हैं। गवर्नमेंट और कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए कंटिन्यूअस एफर्ट्स की ज़रूरत है, ताकि यूक्रेनियन लैंग्वेज और कल्चर को सस्टेनेबल ग्रोथ और ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल सके। दोस्तों, यूक्रेनियन लिटरेचर एक ऐसी लेगेसी है जो कल्चर, इमोशंस और स्ट्रगल का संगम है। इसकी शुरुआत फोक सॉन्ग्स और ट्रेडिशनल कहानियों से शुरू होती है, जो यूक्रेन की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, ये लिटरेचर एक पावरफुल मीडियम बन गया अपने लोगों की जज्बात और आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करने का। अगर हम तारस शेवचेंको की बात करें तो उनका नाम सबसे पहले आता है। शेवचेंको को फादर ऑफ यूक्रेनियन लिटरेचर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपनी पोइट्री के जरिए यूक्रेनियन नेशनलिज्म को एक नई पहचान दी। उनका काम कॉब्जर आज भी यूक्रेनियन के दिल में बसा हुआ है। उनकी पोएम्स सिर्फ वर्ड्स नहीं, बल्कि एक जज्बा है जो हर जनरेशन में रेजोनेट करता है। इवान फ्रैंको भी यूक्रेनियन लिटरेचर के एक दूसरे पिलर हैं। वो सिर्फ एक पोइट या नॉवलिस्ट नहीं, बल्कि एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। उनका काम यूक्रेनियन सोसाइटी का एक सच्चा दर्पण है। फ्रैंको ने अपने लिखने के तरीके से समाज को बदलने की कोशिश की और उनकी कविताएं और कहानियां हमेशा करंट इश्यूज पर फोकस करती थीं। दोस्तों, लेस्या यूक्रेनका को कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने अपने फेमिनिस्ट आइडियाज को यूक्रेनियन लिटरेचर में पेश किया, जो उस समय के लिए काफी बोल्ड था। उनकी लिखी प्ले द फॉरेस्ट सॉन्ग आज भी यूक्रेनियन थिएटर का एक अमूल्य हिस्सा है। यूक्रेनका की राइटिंग्स में आपको एक अलग ही स्ट्रेंथ और सेंसिटिविटी नजर आएगी। आज के समय में अगर मॉडर्न यूक्रेनियन लिटरेचर की बात करें तो सरही ज़ादान का नाम जरूर लिया जाता है। ज़ादान अपनी कंटेम्प्रेरी पोइट्री और नॉवेल्स के लिए जाने जाते हैं, जिसमें सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज काफ़ी प्रोमिनेंटली दिखाई देते हैं। यूक्रेन के आज के हालातों को अगर समझना हो तो ज़ादान का काम ज़रूर पढ़िए। मेरे प्यारे साथियों, यूक्रेनियन लिटरेचर एक सफ़र है जो एंशियंट फोक टेल्स से लेकर मॉडर्न डे स्ट्रगल्स तक पहुंचा है। ये सिर्फ लिखा गया शब्द नहीं, बल्कि एक जज्बा है, एक आवाज़ है जो यूक्रेन के लोगों की हिस्ट्री, कल्चर और इमोशंस को दुनिया के सामने रखती है।